Good morning, students. Again, class 12, subject English, lesson 4th, Lost Spring. राइटर सेमी बाय एनिस जिम। आज हम इसका लास्ट पार्ट फोर्थ जो हमने डिवाइड किया है वो पढ़ेंगे। यानी पार्ट फोर्थ जैसे मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि ये सेकंड जो स्टोरी है मुकेश वाली उसका सेकंड पार्ट है और ये पेज नंबर 14 पे सविता से लेके नेक्स्ट पेज के अंदर एंड ऑफ द चैप्टर तक का है वो फिरोजाबाद जो पेज नंबर 25 पर है। यहाँ पर हम लोग आज रीड आउट करेंगे। बड़ा छोटा पार्ट मैंने यूज़ किया क्योंकि हम इसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस भी स्टडी करेंगे। यहाँ जो फर्स्ट जो आज की रीडिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर ये बताया गया है कि चूड़ी जो बेंगल्स हैं उसका वुमेन के लिए यानी महिलाओं के लिए क्या योगदान है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, क्या महत्व रखती है। साथ ही ये भी बताया गया कि कितना मुश्किल काम करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं। इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो अपने परिवार की ठीक से जो है नेसेसिटी या उनकी यूँ कहें कि कोई लग्जीरियस लाइफ या यूँ कहें ईजी लाइफ भी नहीं दे पा रहे। लग्जरी की बात तो बहुत दूर की बात है। यानी 2 टाइम उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। और दूसरी चीज़ है कि इतनी बुरी कंडीशन है कि वो कई तरह के डिजीज़ यानी कई रोग के शिकार हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं और भी कई जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वाले डिजीज़ है वो उनको हो जाती हैं। साथ ही फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये भी बताया गया है कि या जब उनसे पूछा जाता है जो यंग मैन है कि आप लोग कोई दूसरे काम क्यों नहीं करते, तो कहा कि हमने कोई दूसरा काम सीखा ही नहीं, कैसे करें। और साथ ही ये भी बताया कि क्यों ना आप लोग अपना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूनियन या कोऑपरेशन बना के आप काम करें ताकि जो बिचौलिए हैं, मिडिल मैन जो हैं, जो कि आपसे सस्ते में माल खरीदते हैं और बहुत महंगे में बेच देते हैं, सारा प्रॉफिट खुद खा जाते हैं, जो कि आपको मिलना चाहिए था। आपको बहुत ही कम जो है पेमेंट देते हैं ताकि आप इनसे बाहर आ सकें। तो उन यंग बॉयज़ ने उनको बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो सेठ लोग जो होते हैं, जो बहुत रिच होते हैं, हर तरह से सामर्थ्य, हर तरह से कैपेबल हैं, पावर के अंदर, पैसे में, अप्रोच में, पुलिस या पॉलिटिकल अप्रोच में, ये लोग हमें झूठे केसेस के अंदर फंसा देते हैं और फिर हमको बुरी तरह से बिना किसी प्रूफ के हमको पीटते हैं। और जैसी ज़िंदगी चली आ रही है, जैसे हमारे फोरफादर्स यानी पूर्वजों ने इसे अपना फेट या अपनी भाग्य मान के स्वीकार कर लिया है, हमारे पास भी इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, हमने भी अपना भाग्य मान लिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो लास्ट के अंदर जो बात कही गई है वो ये बात कही गई कि जो दूसरे पर्सन है उन्होंने अपना फेट या भाग्य मान के इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन जो हमारा मुकेश जो है, जो कैरेक्टर है, वो इससे अलग जाना चाहता है, वो इससे अलग, वो इसके अंदर थोड़ा रिबेल यानी थोड़ा सा यूँ कह दें कि यहाँ पे थोड़ा सा विद्रोह कर रहा है। वो चूड़ी बनाना नहीं चाहता, वो उस बेंगल इंडस्ट्री में नहीं रुकना चाहता, वो अपने खुद का काम करना चाहता है जिसके अंदर वो खुद का मालिक खुद हो। वो पिछली स्टोरी की तरह साहिब आलम की तरह किसी की यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता, किसी की गुलामी में नहीं जाना चाहता, वो अपनी इंडिपेंडेंसी रखना चाहता है। और इसीलिए वो कहता है कि मैं मोटर कार ड्राइवर या फिर मोटर मैकेनिक बनूंगा, जहां मैं अपनी मर्जी का मालिक होऊंगा, जहां मैं कुछ नया कर सकूंगा। जबकि यहाँ राइटर से पूछती क्या तुम मोटर मैकेनिक ही बनना चाहते हो या कार ड्राइवर ही बनना चाहते हो या तुम प्लेन्स भी उड़ाना चाहते हो, तो देखिए यहाँ बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही गई है, न कि हवा में उड़ती हुई बात नहीं कही है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात की है। उसको बिल्कुल ये पता था कि फिरोजाबाद के आसमान से बहुत कम हवाई जहाज जाते हैं, तो वो हवा में नहीं उड़ रहा, वो ग्राउंड की, वो वास्तविकता की बातें कर रहा है। उसने कहा नहीं, वो हवाई जहाज, वो चीज़ें मेरी पहुंच से बाहर हैं, मैं तो मोटर कार और मोटर कार ड्राइवर या मोटर कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ये मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। तो बस उसने इसी बात पे एम्फेसिस किया कि मैं अपनी लाइन बदल सकता हूँ, मैं कुछ नया कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे फादर, फोरफादर, ग्रैंडफादर इन्होंने नहीं किया है, बट मैं कुछ नया और कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका PDF पढ़ेंगे, उसके बाद आज ही इसके क्वेश्चन आंसर पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको स्टोरीज दोनों समझ में आ गई होंगी। ये श्योर है कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 4 जिसे हम लॉस्ट स्प्रिंग कहते हैं से जरूर आता है। आई होप सो कि आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगेन हम लोग आज PDF से स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का हम 4th पार्ट पढ़ रहे हैं, ये सेकंड स्टोरी का सेकंड पार्ट। मैं इस चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो हमने देखा था कि हमारा जो कैरेक्टर
जो था, जो हीरो था इस स्टोरी का, मुकेश, वो खुद ड्राइवर या फिर मोटर मैकेनिक बनने की इच्छा रखता है। वो फिरोजाबाद में जैसे उसके एंसेस्टर यानी पूर्वजों ने केवल एक ही काम किया था चूड़ियाँ बनाने का, वो उस पर ही काम नहीं करना चाह रहा, वो अपना खुद का कुछ काम, कुछ नया सोच रहा है। तो उसी के अंदर आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हम इसका 4th पार्ट, जैसा कि मेरी बुक पे लिखा हुआ है, आप निकाल लीजिए। सविता, ए यंग गर्ल इन ए डार्क ड्रैब पिंक ड्रेस। एक सविता एक लड़की थी जिसकी पिंक ड्रेस थी, जो थोड़ी सी धुंधली सी थी। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वीमेन। एक एल्डरली वीमेन, एक बूढ़ी औरत के पास बैठी थी। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सोल्डरिंग का मतलब था जोड़ना। वो ग्लास के टुकड़ों को जोड़ रही थी, मतलब पिघले हुए थे, उनको आपस में जो है गोल शेप दे रही थी चूड़ियों के रूप में। As her hands moves mechanically like the tongs of a machine। उसके हाथ बिल्कुल वैसे ही मशीन की तरह चल रहे थे जैसे कोई एक मशीन के हाथ चलते हैं। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make। काश कि उसको ये पता होता कि जो चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं उसके द्वारा, वो चूड़ियाँ कितनी पवित्र हैं इस देश के अंदर महिलाओं के लिए, वो उसको पता होता। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वीमेंस सुहाग, क्योंकि चूड़ियाँ भारतीय महिलाओं के लिए सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, और शादी के अंदर बहुत ही मांगलिक, बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। बिना जो है चूड़ियों के इसके तो शादी की कल्पना भी मुश्किल है। आपने देखा होगा दुल्हन बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रही थी रेड कलर की ना, लाइक दैट। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled over onto her wrist, she will then become a bride। और कई सालों बाद ऐसा होगा कि जब ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो बिल्कुल लाल ड्रेस के अंदर वो कपड़े पहनेगी, ड्रेस पहनेगी, यानी शादी का जोड़ा, ठीक है ना। और उसके ऊपर हाथों पर उस पर मेहंदी लगाई जाएगी, और मेहंदी भी सूखने के बाद आपने देखा होगा लाल हो जाएगी। और फिर उसको ये एक लड़की नहीं रहेगी बल्कि एक दुल्हन बन जाएगी जब उसको लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। तो देखिए चूड़ियों का महत्व बताया गया है कि खासकर दुल्हन के लिए। Like the old women beside her who become many years ago, she still has the bangles on her wrist but no light in her eyes। और ये जो बूढ़ी महिला पास में बैठी है, इसकी भी शादी कई सालों पहले हुई थी, कई सालों पहले ये दुल्हन बनी थी, लेकिन आज भी ये जो महिला की, बूढ़ी महिला की जो हाथ में चूड़ियाँ हैं, और भले ही उसकी आँखों से रोशनी नहीं है, उसकी आँखों में रोशनी नहीं है, लेकिन चूड़ियाँ उसके हाथ पे आज भी शोभायमान हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। और वो कह रही कि हमारी कंडीशन इतनी दयनीय है कि हम भरपेट भोजन भी हमें नहीं मिलता। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। वो ऐसी मरी आवाज़ में, ऐसी धीमी आवाज़, इतनी दुपहरी आवाज़ में कहती है जिसमें कोई खुशी नहीं होती। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime। उसने पूरी ज़िंदगी में कभी भी भरपेट भोजन नहीं खाया। That's what she has reaped। बस यही है जो कि उसे मिला है, बस किसी तरह से आधा भोजन मिल जाता है, वो अपनी ज़िंदगी जी पाती है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोविंग बियर्ड सेज। और उसके जो बूढ़ी महिला थी, उसके हस्बैंड, वो भी अब बूढ़े हो गए, उनकी दाढ़ी थी जो हवा में उड़ रही है, वो कह रहे हैं उसके हस्बैंड, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मैंने तो कुछ और जानता भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, केवल मुझे तो चूड़ियाँ बनानी आती है और मैं चूड़ी ही बना सकता हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और जो कुछ जिम्मेदारी मैं पूरी कर सकता था इतनी छोटी सी इनकम में, कि मैंने एक छोटा सा घर बना लिया है, सिर पर छत है बस। हियरिंग हिम, इसको सुनते हुए, वन वंडर इफ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड। यानी कम से कम इस व्यक्ति ने अपने सिर पर छत का बंदोबस्त तो कर लिया है, जबकि कई ऐसे अभागे हैं जिनको तो घर मिला ही नहीं, उनको तो छत मिली ही नहीं, नसीब ही नहीं हुई। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on the business of the
मेकिंग बेंगल्स। उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं होता किसी भी नए तरह के काम करने का। उनके पास तो केवल एक चीज़ उन्हें आती है, एक आर्ट उन्हें आती है, एक कला आती है, और वो है चूड़ी बनाने की कला। नॉट इवन दो टू ईट, हालांकि उनके यहाँ इनफ टू ईट, उनके पास कोई खाने को नहीं होता। रिंग्स इन एवरी होम, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वहाँ ये चूड़ियों की गोल रिंग्स पड़ी रहती हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। इस लाइन को समझिए, ये जो यंग पर्सन्स हैं ये ज़्यादातर अपने फोर फादर्स का, अपने पूर्वजों का काम धंधा संभालते हैं, यानी उनकी वही लीनिएज, यानी एक वंश परंपरा से ही चला आ रहा है कि दादा भी वही करता था, पिता भी वही करता है, बेटा भी वही करता है। और एक तरह से जो दादा और पिता का जो दर्द है वो बच्चों की ज़िंदगी में भी गूंजता दिखता है, यानी बच्चों के पास भी कुछ नहीं कि उनको आगे कोई फ्यूचर, कोई सेफ फ्यूचर मिलेगा। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, और बहुत कुछ समय के साथ नहीं बदला है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स एंड एबिलिटी टू ड्रीम। और इतने कई सालों से, कई लंबे समय से वो लोग इतनी कठोर मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अब तो उनके सपने भी मर चुके हैं, उनके सपने भी नहीं आते उनको कि वो ज़िंदगी में कुछ और करना चाहें। Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैं एक जवान लड़कों के एक झुंड से बात कर रही थी, और ये जवान लड़के भी अब चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, और ये ज़्यादातर जो मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिए दलाल, ठीक है, वही दलाल जिनको उनके पिता को गिरफ्तार कर रखा था, एक तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा था, अपने पंजे में ले रखा था, जाल में फंसा रखा था, उनके दादा को फंसा रखा था। अब ये लोग भी उन्हीं मनी लैंडर्स के, उन्हीं दलालों के फंदे में फंस चुके हैं। और मैंने उन्हीं जवान लड़कों से कहा कि तुम खुद क्यों नहीं एक हो जाते, यूनियन बनाते, कोऑपरेटिव बनाते, जैसे आजकल चलता है ना, अपने सरस कोऑपरेटिव, अमूल कोऑपरेटिव, आपने देखा होगा, आपके गाँव में भी आपने देखा होगा। तो उसी तरह से गवर्नमेंट भी अब काफ़ी मदद कर रही है। तो वो यही कह रहा है कि आप भी जो है थोड़ा संगठित हो जाइए, और आप जानते हो संगठन में शक्ति है। तो लेकिन वो यही कह रहा है कि ये विशिष्य सर्किल में, यानी एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा चक्र जिसके अंदर एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, दूसरी के बाद तीसरी परेशानी में पड़ते ही रहते हैं, जिससे उनके दादा परदादा भी नहीं निकल पाए थे, और वो भी इसी का ही एक हिस्सा है। तो अब देखिए उन जवान लड़कों ने क्या जवाब दिया। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर the ones who will be hauled by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say। वो कहते हैं अगर हम यूनियन बना लेंगे, हम लोग जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू कर देंगे, तो ये दलाल है ना, इनके पास बहुत पैसा है, और आपको तो पता ही है पैसे से कई जो है अच्छी बुरी चीज़ें खरीदी जा सकती है। तो वो कहता है कि हम लोग ये लोग क्या करेंगे, पुलिस को अंदर झूठे केस लगाएंगे, और वहाँ पे रिश्वत खिला के और हमें बहुत बुरी तरह से पीटेंगे, किसी न किसी गलत केस में, किसी जालसाजी के केस में फंसा के, क्योंकि ये समर्थ है, इनके पास सब कुछ है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, और हमारे बीच में कोई लीडर तो है नहीं। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली, और कोई ऐसा नहीं है जो कि ये दिखाए कि तुम्हें इस चीज़ों को थोड़ा अलग हटके देखना चाहिए, तुम्हें थोड़ा अलग सोचना चाहिए। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, जिस तरह से वो थक चुके हैं, उनके पिताजी भी थके हुए थे, और उनके दादा भी, मतलब कुछ भी नया करने का उनमें नहीं है, बुरी तरह से वो लोग सरेंडर्ड हो चुके हैं। दे टॉक्ड एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वो एक ऐसे सर्किल में, एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां वो देखते हैं कि किस तरह से गरीबी से उनकी दयनीय स्थिति है, किस तरह से वहां पर बहुत ही लालच है, और किस तरह से उनके साथ अन्याय किया जाता है। जितनी वो मेहनत करते हैं उनको उनकी मेहनत का पैसा नहीं देते। लिसन टू देम, मैंने उनको सुना। आई सी
टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, तो मुझे दो दुनियाएं नज़र आई, अलग अलग दुनियाएं दिखी। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा परिवार जो गरीबी के मक्कड़ जाल, जैसे मकड़ी जाल बनाती है ना, उसके जाल की तरह फंसी हुई है। उसके जाल में जैसे मक्खियाँ फंस जाती हैं, वैसे ही पॉवर्टी यानी गरीबी के जाल के अंदर वो उनके परिवार फंसे हुए हैं। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और साथ ही जाति की बात भी है कि भाई जिस परिवार में जिस जाति में जन्म लिया है वही काम वो करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो जाति के बंधनों में भी बंधे हुए हैं। द अदर ए विशिष्य सर्किल ऑफ द साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिस एंड द कीपर ऑफ द लॉ। देखिए ये सारे के सारे मिलके एक जाल बना रहे हैं। साहूकार जो उनको ऋण देते हैं, पैसा देते हैं, उनकी ज़रूरत के टाइम उनको उधार दे देते हैं। मिडिल मैन जो दलाल हैं, पुलिस वाले जो कि उनको पीटते हैं, इनसे मिडिल मैन और साहूकार से पैसा लेके इलीगल केस में और इनजस्टिस करते हैं। कीपर ऑफ लॉ जो झूठे केस में फंसाते हैं, वकील वगैरह। द ब्यूरोक्रेट्स, और खासकर ये अधिकारीगण हैं, ये भी हैं। पॉलिटिशियन वो तो आके बस वादा करना जानते हैं, अपन आप तो जानते ही हैं, झूठे वादे करते हैं, कभी सच होते नहीं हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बेगर्स ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और एक ऐसी यूँ कहें कि भिखारी जैसी स्थिति जिसे वो हटा भी नहीं सकता, वो अपने से उस भार को उतार भी नहीं सकता, ऐसे भार में वो फंस जाता है। बिकॉज देखिए दादा ने कर्ज लिया, बेटे ने चुकाया, बेटे ने कर्ज लिया तो वो उसका बेटा चुकाएगा। इस तरह से कई पीढ़ियाँ इसमें उलझी रहती हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर, और जब वो समझदार हो, ही एक्सेप्टेड इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जब उसको समझ आती है तो वो अपने भाग्य को मान के ही स्वीकार कर लेता है कि मेरे किस्मत में तो यही था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का मतलब है साहस करना, या यूँ कहो दुस्साहस करना, जिसकी उनकी हिम्मत नहीं है। द डेयरिंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उन्हें तो बचपन से ही गुलामी की तरह ही सिखाया ना, उनको ये सिखाया नहीं कि उनको कुछ विरोध करना है गलत का, ठीक है, नहीं है। उनकी परवरिश ऐसे नहीं हुई है, इसलिए वो इसे अपनी किस्मत ही मान लेते हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा है, हमें यही करना है। वैन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई चीयर्ड, लेकिन जब मैंने मुकेश के अंदर ये देखा कि वो अपने परिवार के कार्य से अलग हटके कुछ करना चाहता तो मैं खुश हो गई। राइटर कह रही है ऐसा, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वो चूड़ी नहीं बनाना चाहता। ही रिपीट्स, उसने दोबारा दोहराया, ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न, वो गैराज जाएगा और जहाँ पर वो सीख लेगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि मोटर मैकेनिक का काम और ड्राइवर के काम में थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है हमारा कैरेक्टर, ठीक है, नहीं है, लेकिन आप यहाँ क्लियर रखिए। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है, कैसे जाएगा। आई विल वॉक, देखिए कितना कॉन्फिडेंट है, मैं मेरे सपने पूरे करने के लिए पैदल चल के जाऊँगा। जैसे अपनी इस क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, 30-30 किलोमीटर दूर से पढ़ने आते हैं, बस में आते हैं, कितनी मुश्किल से पहुँचते हैं क्योंकि उनको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऐसा ही हमें डेडिकेशन रखना चाहिए पढ़ने के लिए। तुमने कहा कि चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो गया, आज मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट, उसने जोर देकर कहा, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन। फिर मैंने कुछ ऐसा ही पूछ लिया, हवा की बात पूछ ली, क्या तुम हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो क्या। ही इज सडनली साइलेंट, वो चुप हो गया। देखिए क्यों चुप हो गया, उसने कहा नो नहीं, मैं पायलट नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो उतने ही पैर फैलाना चाहता है जितनी की चादर है, मतलब वो अपनी पहुंच से बाहर का सपना नहीं देखना चाह रहा। वो ये जानता है कि यहाँ मेरे फिरोजाबाद में गैराज वगैरह है जहाँ से मैं मोटर मैकेनिक बन सकता हूँ, कार चलाना सीख सकता हूँ, ड्राइवर बन सकता हूँ। लेकिन यहाँ कोई पायलट बनना, हवाई जहाज उड़ाना, ये तो एक हवा में उड़ने जैसी बात है। उसने अपना कदम बड़े ही प्रैक्टिकल, बड़े वास्तविक धरातल पे रखे हुए हैं, वो केवल हवा में बात नहीं कर रहा। देखिए इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, उसने ज़मीन को देखते हुए कहा कि मेरे पैर मजबूती से ज़मीन पे है। इन ही स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उसने बिल्कुल साफ कह दिया, हालांकि उसकी बात का कोई पछतावा नहीं था कि मैं हवाई जहाज नहीं उड़ाऊंगा, तो क्यों नहीं उड़ाऊंगा, नहीं। उसने कहा मेरी पहुँच से बाहर है, ठीक है, नहीं मेरी क्षमता से बाहर है, आज की स्थिति में मैं ये नहीं कर सकता। आज की स्थिति में मोटर मैकेनिक ही बन सकता हूँ, मैं मोटर ड्राइवर ही बन सकता हूँ, इसलिए वही सोच रहा है। He is content to dream of cars that he seems hurling down the street of his town, क्योंकि उसने अपने फिरोजाबाद शहर की गली में, मोहल्ले में, हर जगह गाड़ियाँ देखी हैं, कार देखी हैं। जो सामने देखा है
उसको लगता है मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और बहुत ही कम हवाई जहाज हैं जो फिरोजाबाद के आकाश के ऊपर से उड़ते हैं। तो उसने वो चीज़ जो उसकी पहुँच से बाहर है, उसका सपना भी नहीं देखना चाह रहा, वो सपना भी उसी चीज़ का देखना चाह रहा है जो उसके सामने है, वास्तविकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने स्टोरी समझी, एनिस जंग ने जो लिखी थी, हमने इसका अबाउट द लेसन स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, याद होगा। ग्लोसरी मीनिंग्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। हम कॉम्प्रिहेंशन के अंदर देखिए फर्स्ट ए पार्ट ट्रू और फॉल्स है, जिसे आप लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ के सॉल्व कीजिएगा। सेक्शन पार्ट बी में आ जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच, 20 से 30 वर्ड में देना है। वाई डिड साहिब फैमिली सेटल इन सीमापुरी, सीमापुरी में क्यों रह गई थी, ढाका क्यों छोड़ दिया था, हमने बात की थी। वाई डज एनिस जंग प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम्स हॉलो, भाई स्कूल ऐसे ही थोड़ी खुल जाता है, बहुत प्लानिंग करनी होती है। उसने जस्ट ऐसे ही कह दिया था, बच्चा है इसलिए, लेकिन उसने साहिब ने उसको दोबारा से वापस पकड़ लिया, पूछ लिया भाई मैडम आपका स्कूल कहाँ है, तो इसलिए उसको बिल्कुल होलो बात लगी। वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। हालांकि वो बिल्कुल पास ही है, थोड़ी किलोमीटर दूर ही दिल्ली से, लेकिन माइल्स अवे क्यों कहा है, क्योंकि वो डेवलपमेंट में बहुत पीछे है, मॉडर्निटी में बहुत पीछे है, ठीक है ना। वॉट डज द ऑथर मीन बाय एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज गोल्ड, क्या मतलब है गार्बेज टू देम इज गोल्ड, क्योंकि उनके लिए वैल्यू रखता है, जैसे गोल्ड अपने लिए वैल्यू रखता है, उनके लिए गार्बेज वैल्यू रखता है। गार्बेज को बेचते हैं, उनको थोड़ी इनकम होती है, इसलिए उसको गोल्ड कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट डज द एक्सप्रेशन समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज मीन्स, क्या मीनिंग है उसका, कि मुझे कभी कभी कुछ वैल्यूएबल थिंग मिल जाती है, पैसे भी मिल जाते हैं कभी कभी मुझे, बस वो यही कहना चाह रहा है। वाई इज साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्योंकि वो अब इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड हो गया है, सही है नहीं, एक तरह से वो अब नौकरी कर रहा है, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा सैड है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज मुकेश एम्बिशन, कैन इट बी रियलाइज्ड, भाई एम्बिशन तो एक ही थी, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर की, जी बिल्कुल बिल्कुल रियलाइज हो सकती है, क्योंकि फिरोजाबाद में गाड़ियाँ हैं, गैराज है, सब कुछ है, इसलिए। कैन ए गॉड ड्राइवन लेनियंस एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर ने जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे किस्मत का लेखा बदला जा सकता है। वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से, सो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने इसको अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, डिस्क्राइब द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, आप इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो ग्लास की जो डस्ट है, जो धूल है, वो आंखों में उड़ती है, और जब आंखों में जाती है और वो आंखों को पहुंचते हैं तो इस तरह से आंखों में स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, और इस तरह से उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, अंधेरे में काम करते हैं, ठीक है नहीं है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, व्हाट डज एनिस जंग इम्प्लाई बाय दिस स्टेटमेंट, देखिए बरसों पहले उसकी शादी हुई थी जब उसने बेंगल्स पहनी थी, ठीक है नहीं है, तब उसकी आंखों में रोशनी भी थी, होप थी उसकी ज़िंदगी के अंदर, और आज स्थिति है, हाँ उसके पास चूड़ियाँ तो हैं, लेकिन उसकी आंखों के अंदर कोई होप नहीं है, उसने अपनी किस्मत मान लिया है कि ऐसे ही अब तो ज़िंदगी चल रही है। लास्ट क्वेश्चन पार्ट बी का, व्हाट हैपेंड व्हेन द बेंगल्स मेकर्स इन फिरोजाबाद ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर देयर राइट्स, वही जैसे पढ़ा था हमने कि जो मिडिल मैन हैं, जो साहूकार हैं, वो क्या करते हैं, उनको झूठे केस में फंसा के पुलिस से पिटवाते हैं, ठीक है नहीं है, और उनको अपना गुलाम ही बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, बंधुआ मजदूर की तरह। पार्ट सी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट सी देखेंगे हम, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए और बताइए कि किस तरह से, जैसे हर जगह की झोपड़पट्टी होती है ना, वैसा ही सीमापुरी की भी है, ठीक है। 10,000 रैक पिकर्स की बात कही थी, जिनके जो छपरे थे, टीन डला हुआ था, साथ में तिरपाल डला हुआ था, ठीक है, गंदगी थी, नालियाँ थी, कीचड़ से भरी हुई थी। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, मेंशन द सर्कमस्टांसेस विच फोर्स द बेंगल मेकर टू लिव ए लाइफ ऑफ प्रीमेल स्टेट इन फिरोजाबाद, जैसे बहुत पहले आदिवासी जंगल में रहते थे ना, तो वो जानवर इंसान सब साथ ही रहते थे, कोएग्जिस्टेंस था, उसी टाइप के फिरोजाबाद में भी लोग थे, गरीब लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जानवर पाल रखे थे, जानवरों को अपने साथ ही रखते थे, सब साथ साथ ही रह रहे हैं। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द 2 टाइप ऑफ वर्ड्स मेंशन्ड बाय एनिस जंग इन लॉस्ट स्प्रिंग, देखिए 2 टाइप के वर्ड की बात है, ठीक है। पहला जो वर्ड है वो साहिब का है, ठीक है नहीं है, वो
पुअर कंडीशन के अंदर तो दोनों ही हैं, लेकिन साहिब जो था वो अपने पेट को वो दुकान पे काम करने लग जाता है, ठीक है नहीं है, डिपेंड है। जबकि मुकेश जो है वो अपने परिवार से अलग हट के काम करना चाहता है, वो डेयरिंग है, थोड़ी हिम्मत है उसमें ना। डिस्कस हाउ चाइल्ड लेबर इज ए पोटेंशियल थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिए। चाइल्ड लेबर पे कोई भी राइटिंग आपसे सेक्शन बी में भी कराई जा सकती है। इसके ऊपर आर्टिकल आ सकता है, इसके ऊपर जो है स्पीच आ सकती है, इसके ऊपर सिंपली जो है रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, ठीक है। तो इसको बहुत तैयार कीजिएगा। और हमारे चैप्टर में आप देखिए दोनों जो है एक तरह से चाइल्ड लेबर बनते हैं, ठीक है नहीं है, उसकी दोनों का डिस्क्रिप्शन है। तो किस तरह से बच्चों को इस काम में लगाते हैं, हजार्डियस वर्क में, खासकर फिरोजाबाद में तो कितना हजार्डियस काम है। ग्लास बेंगल के कांच कोई कम टेम्परेचर पे तो पिघलता नहीं, कितनी गर्मी होती होगी, कितनी हीट होती होगी, ठीक है नहीं है, फिर भी वो लोग काम करते हैं वहाँ पर, ठीक है नहीं है। तो इसके ऊपर अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करेंगे हम। तो वो जो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे वो हमारे सेक्शन बी में भी काम आ सकता है, और सेक्शन सी में जब ये बड़ा क्वेश्चन जो आता है ना, तो उसमें भी इसको हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को पढ़ा है, 2 स्टोरीज़ को पढ़ी है। लॉस्ट स्प्रिंग का मीनिंग हम लोगों ने शुरू से बहुत ही ध्यान से समझा है। तो आई होप सो इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर इसके क्वेश्चंस वगैरह ज़रूर करेंगे। मैंने इसकी PDF जो है आज आप लोगों को सेंड करूँगा, मैं क्वेश्चन आंसर्स उतारिए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बताया उससे तो आप 2-3 बार लिख के याद कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स से मेन परफेक्ट। आप जितना लिखेंगे उससे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी, आपकी जो स्पेलिंग्स ठीक होंगी, ठीक है नहीं है। तो आप लिख के याद कीजिए इंग्लिश को, इससे आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो अब जब इसका टेस्ट आएगा तब आप इसको टेस्ट को बहुत अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।